गजा में मानवीय संकट ने भयावह रूप ले लिया है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीज फायर और बंधक रिहाई वार्ता को जानबूझकर बाधित करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी हां, अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसराइल के चैनल 13 को दिए गए इंटरव्यू में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने गजा में शांति स्थापना और बंधकों की रिहाई के प्रयासों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया। मिलर ने दावा किया कि नेतन्याहू ने गजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने शुरू में हमास को वार्ता विफल होने का दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में ये स्पष्ट हुआ कि नेतन्याहू की नीतियां और निर्णय इस प्रक्रिया में जानबूझकर बाधा डाल रहे थे। मिलर ने इसे रणनीतिक कदम करार दिया जिसका मकसद शांति समझौते को रोकना था। मिलर ने खुलासा किया कि बाइडेन प्रशासन ने शुरू में ही ये माना था कि हमास ही सीज फायर वार्ता में रुकावट डाल रहा था। हालांकि समय के साथ ये सामने आया कि नेतन्याहू की ओर से बार बार ऐसी शर्तें रखी जा रही थी जो समझौते को असंभव बना रही थी। उन्होंने इसे अमेरिकी नीति में एक गंभीर भूल बताया क्योंकि प्रशासन ने नेतन्याहू की रणनीति को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। मिलर ने नेतन्याहू पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्धता जताई, लेकिन उनकी कार्रवाइयां इसके विपरीत थी। उदाहरण के लिए फरवरी 2025 में प्रस्तावित सीज फायर समझौते के पहले चरण में 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल थी, जिसे नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। मिलर ने इसे एक महत्वपूर्ण अवसर की बर्बादी बताया जो बंधकों की रिहाई और युद्ध को रोक सकता था। मिलर ने संकेत दिया कि नेतन्याहू की प्राथमिकता गजा में सैन्य नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना था, न कि शांति। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की नीतियां उनके घरेलू राजनीतिक हितों से प्रेरित थी क्योंकि युद्ध को लंबा खींचना उनकी गठबंधन सरकार को मजबूत करता है। मिलर ने इसे सत्ता बनाए रखने की रणनीति करार दिया। अमेरिका ने इसराइल पर सीज फायर के लिए दबाव डाला था, लेकिन नेतन्याहू ने इस दबाव को बार बार नजरअंदाज किया। नेतन्याहू ने ऐसी शर्तें रखी जैसे गजा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण, जो व्यावहारिक नहीं थी और वार्ता को विफल करने के लिए डिजाइन की गई थी। मिलर ने इसे जानबूझकर किया गया कदम बताया। मिलर के बयानों ने गजा में गहराते मानवीय संकट को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गजा में भूखमरी और कुपोषण अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया है। मिलर के खुलासों ने नेतन्याहू पर दबाव को और बढ़ा दिया है। 27 देश, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अलावा और तमाम देश शामिल हैं, उन्होंने गजा संकट को अकल्पनीय बताया है और नेतन्याहू की नीतियों की निंदा की। हाल ही में इसराइल में लाखों लोग तेल अवीव में सड़कों पर उतरे जो बंधक रिहाई और युद्ध समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में भूखमरी पर चिंता जताई है। जब गजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और हजारों लोग पिछले करीब 2 साल में मारे जा चुके हैं, जब इसराइल गजा पर कब्जे का प्लान बना रहा है, इंटरनेशनल सतह पर पीएम नेतन्याहू को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर सऊदी अरब जागा है। अब सऊदी को ख्याल आया है कि गजा में नरसंहार या जेनोसाइड हो रहा है। जी हाँ, अब तक इसराइल की लानत मलामत करते रहे सऊदी अरब ने कभी इसराइल की कार्रवाई पर जेनोसाइड या नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब कहीं जाकर सऊदी ने गजा में इसराइल के जरिए नस्ल कुशी या जेनोसाइड का इल्जाम लगाया है। सऊदी जैसे अमेरिका समर्थक मुल्क का इसराइल के लिए ये शब्द कह देना अपने आप में बड़ी बात है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसराइल पर गजा में नरसंहार या जेनोसाइड करने का इल्जाम लगाया। साथ ही सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसराइल के जरिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा बढ़ाने की घटना की निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर गजा के मुद्दे पर इसराइल की मजम्मत की। मंत्रालय ने लिखा कि इसराइल फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से विस्थापित करना जारी रखे हुए है और उन्हें एक आज़ाद मुल्क स्थापित करने से रोक रहा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइल के ज़रिए कब्जे को बढ़ाने वाले अपराधों की कड़ी निंदा करता है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसराइल के जरिए यरूशलेम के आसपास नई बस्तियों के निर्माण और गजा के आम नागरिकों के खिलाफ आक्रामकता नरसंहार या नस्लकुशी के बराबर है। सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसराइल पर इंटरनेशनल कवानीन के गंभीर उल्लंघन का इल्जाम भी लगाया। सऊदी मंत्रालय ने कहा, इसराइल बिना किसी रोक टोक के खतरनाक योजनाओं को लागू कर रहा है।
ये इलाकाई सिक्योरिटी और स्थिरता के लिए खतरा है, साथ ही इंटरनेशनल व्यवस्था की वैधता के लिए भी खतरा है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने युद्ध अपराधों के इल्जाम में इसराइल के PM नेतन्याहू और इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन दोनों नेताओं पर गजा में नरसंहार करवाने का इल्जाम है। गजा में पिछले 2 साल में हालात ये बन गए हैं कि यहाँ मासूम बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं। इंटरनेशनल दबाव के बाद अमेरिका और इसराइल समर्थित NGO गजा में खाना बांटने का दावा तो करते हैं, लेकिन खाना लेने आने वालों पर गोलियां बरसाए जाने और उसमें भी कई लोगों की जान जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट के मजबूत, अमीर और ताकतवर मुल्क सऊदी अरब का पहली बार इसराइल के लिए नरसंहार या जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, वरना सऊदी क्राउन प्रिंस की फोटो अन्य अरब लीडर के साथ इसराइल की राजधानी तेल अवीव में लगे उन पोस्टर्स में भी है जो इसराइल के साथ अब्राहम समझौता करके उसे मान्यता दे चुके हैं या फिर समझौता करने जा रहे हैं और गजा के हालात पर चुप्पी साधे हुए हैं। ईरान और इसराइल के बीच उस विनाशकारी युद्ध को अभी महज 2 महीने ही बीते हैं, जिसने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने दुनिया को अपनी सैन्य तैयारियों का पैगाम देना शुरू कर दिया है। इस बार तेहरान ने अपनी ताकत हिंद महासागर और ओमान सागर के विशाल जल क्षेत्र में दिखाई है। ईरान ने एक व्यापक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें उसकी नौसेना मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय अभ्यास का मकसद साफ है, ये दुनिया को बताना है कि ईरान किसी भी हमले या टकराव के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि सक्षम भी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभ्यास गुरुवार से शुरू हुआ और इसमें सतह और पनडुब्बी जहाज, क्रूज मिसाइलें, हवाई यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। यह एक संदेश है कि ईरान अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सक्रिय हो चुका है। ईरानी नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल अब्बास हस्सानी ने कहा, इस अभ्यास में कम, मध्यम और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया गया है।